नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली वर्तमान की सत्ताधारी सरकार, जी हाँ, ना तो राजनीतिक स्थितियां बदल पा रही है और ना ही उत्तर प्रदेश के हालात। सो गाइस, ऐसे में उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक तरफ आग का दरिया है और उस दरिये को इन्होंने पार करके जाना है, वो भी तैर कर पार करना है। सो गाइस, आप जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। कभी मंगेश यादव का एनकाउंटर, कभी आर्यन मिश्रा का मर्डर, कभी बहरीश, कभी बाराबंकी, कभी मोहित पांडे की जेल कस्टडी के अंदर हत्या हो जाना, कभी दो दलित बहनों की लाश का पेड़ से लटका हुआ मिलना और पुलिस वालों के द्वारा ये कहना कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। बट पेरेंट्स का कहना ये है कि ये हत्या है, क्योंकि बॉडी पर चोट के काफ़ी सारे निशान पाए गए थे। फाइल क्लोज करने के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। लेकिन दोस्तों, ये खेल कोई आम खेल नहीं है। इस समय एनडीए की सरकार के लिए, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार के लिए दांत खट्टे होने वाला सवाल है, क्योंकि मिल्कीपुर को छोड़ करके, ठीक है, मिल्कीपुर को छोड़ करके जिन सीटों पर चुनाव अब हो रहे हैं उनमें 5 सीटें सीसामऊ, कटहेरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी, ये सभी के सभी सीटों पर जो सपा का दबदबा है, मतलब कि जो अखिलेश यादव की जो सरकार है उनका दबदबा इस स्थान पर काफ़ी अधिक है, पकड़ काफ़ी अधिक बनी हुई है। जबकि बाकी जो 3 सीटें हैं, जिसमें आपका फूलपुर हो गया, गाजियाबाद, मंझवा और खैर, ये 4 सीटें जो हैं यहाँ पर भाजपा की पकड़ काफ़ी अधिक है। मतलब कि 5-4 का इनका क्या है, स्कोर चल रहा है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अगर बेईमानी नहीं हुई, जी हाँ, बेईमानी शब्द का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि 8 अक्टूबर को क्या हुआ हम सब ने देखा। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा जो चुनाव हुए थे, 5 अक्टूबर को उनकी मतों की गिनती थी और इसी 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जो मत पड़े थे उनकी गिनती थी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में 8 तारीख को ये पाया गया कि वहाँ पर कुछ ईवीएम मशीन 99% चार्ज पाई गई थी। राइट, आपको याद होगा कांग्रेस ने इस बात को लेकर के क्या करा था, दावा किया था और कुछ एविडेंस या फिर सबूत चुनाव आयोग को सेंड किया था और इस बात को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुई थी, दाखिल हुई थी। अभी चंद घंटों पहले चुनाव आयोग ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ भाई, बैटरी थी इनमें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नतीजों पर पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है अपने ही जाल में फंसता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अगर चार्जिंग इतनी % पाई गई थी तो कैसे पॉसिबल है, अगर 8-9 घंटे पे अगर ईवीएम मशीन चल रही है तो बैटरी उसकी डिस्चार्ज होनी चाहिए। और हाँ, ईवीएम मशीन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आपकी काउंटिंग पड़ती है ना, उस समय उसके चार्जिंग पॉइंट लगे हुए नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी चार्ज होके ऑन होती है वहीं पर तुरंत। जैसे हम करते क्या है, फ़ोन को लगा दिया चार्जिंग पे, काम भी कर रहे हैं और चार्जिंग भी हो रहा है, तो दिन में हमने कितने % बैटरी खाई है, ठीक है, यूज़ करी है, इसका हम लोग काउंट ढंग से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कम से कम एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ बैटरी चार्ज पाई गई थी। पहले तो इस चीज़ का दावा करते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब साफ साफ ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल करें तो ज़्यादा एक्शन ले नहीं पा रहा है, चुनाव आयोग जवाब देने के मूड में है नहीं। तो इंडिया में आखिरकार चल क्या रहा है, मतलब कि अब दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, आपको क्या लगता है? और भारत के अंदर काफ़ी सारे, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सॉरी, विश्व के अंदर काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है और वो देश हमसे विकसित देश हैं, तो वो भी क्या है, बिलीव ईवीएम में नहीं करते हैं। देखिए, हमारा इंडिया बिलीव बहुत अधिक करता है ईवीएम के अंदर। सोचिए, पहले जो लोग मत पत्रों के माध्यम से जो चुनाव करवाते थे इंडिया के अंदर, मैं मानता हूँ कि इसमें पेपर कॉस्ट काफ़ी अधिक पड़ती है, खर्चा अधिक होता है। लेकिन अगर हम बात करें, जो पैम्पलेट बांटते हैं ना, ठीक है ना, अपने चुनाव वगैरह की, हम मेरा आइकन ये है, मुझे चुनाव दो, जो पेपर वहाँ खर्च करते हैं, अगर उसमें ये अगर 10% की भी क्रॉस कटिंग कर देना तो आराम से वो पेपर की कॉस्ट वहाँ पे कवर हो जाएगी। पेपर का जो हेडक है वो तो हम ले नहीं सकते इतना खास। तो अब यहाँ पर आखिरकार दूसरे देशों से हमको सीखना चाहिए, जो विकसित देश हैं वो आखिरकार ईवीएम मशीन का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। ये इसको हम लोग शायद मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने फेवर में इस मशीन को ले सकते हैं।
और हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो ये सवाल क्यों खड़ा होता है कि ईवीएम धोखेबाज निकली, मतलब कि ईवीएम दगाबाज निकला, वगैरह वगैरह। तो गाइस यहाँ पे हमको समझना होगा और यहाँ पे हमको शायद ईवीएम को सरेंडर कर देना चाहिए। और जो मत पत्रों के माध्यम से जो चुनाव होते थे ना, बल्ले बल्ले, मतलब कोई कभी दिक्कत नहीं आई। किसी भी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि भैया मत पत्रों के माध्यम से धांधली हुई है, ठीक है ना, वोट खरीदे गए हैं, वगैरह वगैरह। और अचानक से अभी चुनाव आयोग के द्वारा एक पोलिंग बूथ पे अगर जो 1200 सीटें होती हैं उसको 1500 अचानक से क्यों कर दिया? 1200 जो कैंडिडेट जाएंगे, जो वोटर्स जाएंगे एक पोलिंग बूथ के अंदर, वहाँ पे कितना हाई पावर, मतलब कितनी रश होता है वहाँ पर, और वहाँ पे अचानक से आपने 1500 कर दिए। संजय राउत ने इस बात को लेकर भी दावा किया था, आपको याद होगा संजय राउत कौन है, इसको लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था अपना। संजय राउत शिवसेना के अध्यक्ष हैं, शिवसेना के बहुत बड़े नेता भी हैं ये, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से इन्होंने पूरा सबूत दिया है कि वोटर्स की लिस्ट में से किसका नाम काटा गया, डमी वोटर्स बैठाए जाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत दावे किए गए। अब एक आंदोलन चला है कुछ समय पहले, ठीक है, ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए, एक महा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर रखा है। अब दोस्तों ये आंदोलन सफल होगा या फिर विफल होगा, अब ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन अगर आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं, अगर आप भारत के राजीव कुमार जी हैं, अगर आपको भारत के अंदर उपचुनाव कराना है कंडक्ट, लोकसभा चुनाव आपके मैंने अंडर छोड़ दिया, और जो विधानसभा चुनाव है वो आपको कराना कंडक्ट, तो आप मत पत्रों के माध्यम से करवाओगे चुनाव, या फिर आप ईवीएम के माध्यम से करवाओगे चुनाव हमारे देश के अंदर, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन आपके माइंड में है, मतलब कि या फिर तीसरा ऑप्शन कि भैया सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब ईवीएम भी चल जाए और इसमें भी घपला भी ना हो। जो आपके विचार है वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का कर दीजिएगा। वापस आता हूँ दोस्तों मैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि 6 जून क्या तारीख थी, लोकसभा के वहाँ पर चुनावों की गिनती हुई थी, राइट। और उस समय कहीं ना कहीं पूरे के पूरे भारत के अंदर बीजेपी का बोलबाला था। केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर इनकी काफ़ी अधिक किरकिरी हुई थी वर्तमान की सत्ताधारी सरकार की। जी हाँ, हम कह सकते हैं योगी सरकार की, हम कह सकते हैं मोदी सरकार की, हम कह सकते हैं भाजपा की किरकिरी हुई थी। और यहाँ पर अब अखिलेश का जो कॉन्फिडेंस है इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी अधिक बढ़ चुका है, ये सच में हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ना वोटर्स के माइंड में क्या चल रहा है, कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। एग्जिट पोल क्या बनते हैं? एग्जिट पोल हमेशा तैयार होते हैं ज़मीनी हकीकत पर, जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है उसके आधार पर अपनी अपनी न्यूज़ एजेंसी अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल जारी करती है। और हरियाणा का जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, 5 तारीख की शाम को सबने निकाले अपने एग्जिट पोल, और 8 तारीख को एग्जिट पोल क्या हो गए, स्वाहा, मतलब सब धराशायी हो गए। यही हमने देखा था लोकसभा चुनाव के अंदर, अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार, क्या हुआ, स्वाहा, मतलब सारे धराशायी हो गए। अभी कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जो भी एग्जिट पोल होते हैं, ठीक है, इलेक्शन से पहले कोई भी ना तो कोई सर्वे करेगा, ठीक है, ना ही अपने एग्जिट पोल जारी करेगा। क्या सच में एग्जिट पोल को कंसेप्ट ही खत्म कर देना चाहिए? ठीक है ना यार, एग्जिट पोल करवाओ मत, लोगों को भ्रम में डालो मत, जो होगा आर या पार, जिस दिन इलेक्शन होगा डाले गए वोट, जिस दिन आएगा रिजल्ट सीधे काउंटिंग करो, अनाउंसमेंट करो। ये जो बीच का जो होता है ना, ये मतलब जो स्वैग भेजते हैं, ये बिग बॉस टाइप का गेम खेलते हैं हमारे साथ में आपस में, ठीक है, एजेंसी ने, न्यूज़ एजेंसी ने जारी कर दिया, हम यहाँ परेशान हो गए यार, हमारी पार्टी को तो कम मिल रहे हैं, हमारी जो धड़कन होती है, बीपी जो होती है वो अप डाउन होते रहता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को शायद ये एग्जिट पोल वाला कंसेप्ट भी खत्म कर देना चाहिए। और लगातार कई सालों से ऐसा हो रहा है, कई सालों से हम ऐसे देख रहे हैं कि एग्जिट पोल धराशायी हो रहे हैं। और इसलिए मैंने अपने हर वीडियो में यही दावा किया था कि एग्जिट पोल पे यकीन मत करा करो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने देखा था दिल्ली की विधानसभा जब चुनाव हुए थे, तब 70 में से 67 सीटें यह आम आदमी पार्टी को मिली थी। कई बार डिस्कस किया था मैंने, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार को यानी कि चंद दिनों पहले 78 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फिल किया है, और जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों की जो कुल संख्या है नामांकन फिल करने की 149 हो चुकी है। अब चुनाव आयोग मतलब कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके अकॉर्डिंग नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को हुई, और उम्मीदवार वापस लेने की जो आखिरी तिथि रखी गई थी वो थी आपकी 30 अक्टूबर, और 13 नवंबर को उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे, और 23 नवंबर को यहाँ पर उन वोटों की काउंटिंग होगी। जी हाँ, नतीजे घोषित होंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 23 नवंबर को ही आपके महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उनके भी मतों की गिनती होने वाली है। 23 नवंबर ये वही नवंबर है जिस दिन
आप झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी गिनती भी इसी दिन होने वाली है। तो 23 नवंबर सबके लिए काफ़ी मतलब कि धक धक वाला सीन है यहाँ पर। और यहाँ पर उपचुनाव के नतीजे यूपी की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, चाहे वो अखिलेश के लिए हों या फिर वो वर्तमान की जो हमारी सरकार है एनडीए, चाहे उसके लिए क्यों ना हो। तो बस यूपी का वोटर्स अभी भी पीडीएफ फॉर्मूले के साथ चल रहा है, उस पर यकीन रखता है, या फिर उसे कटेंगे या बटेंगे जैसे नारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये नारा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों तक अपना पैर को पसार चुका है। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ आखिरकार है क्या, ये मैं कभी ढंग से समझ नहीं पाया। हमें बंटना किस आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर हमको नहीं बंटना है, जाति के आधार पर, फेस के रंग के आधार पर, इंसान की हाइट के आधार पर, किसके बाल सर पे ज़्यादा है किसके कम है उसके आधार पर, या फिर कुछ और क्राइटेरिया आखिरकार है क्या। बट यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पाँचों उंगलियाँ इक्वल नहीं होती हैं। जी हाँ, हमारे अंदर एक जहर घोल दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंसान के शरीर के अंदर घोला गया जहर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कानों के अंदर जो जहर घोल दिया इसका इलाज शायद बहुत मुश्किल से हो पाता है, शायद नहीं हो पाता। आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जो भगवान श्री राम को, जी हाँ, जो वनवास मिला था। सोचिए मंथरा केकई कैसे कान भरे गए थे, बस कानों में जहर घोल दिया और फाइनली वहाँ पर राम जी को वनवास के लिए भेज दिया। सोचिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मायावती के बारे में, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। मायावती का किरदार भी अहम साबित होगा कि इन्होंने इन चुनाव में आखिरकार क्या किया। ये कहने के मायावती की सरकार कहने के सिमट के रह चुकी है और कांग्रेस ने यूपी में सभी सीटें, जी हाँ, अखिलेश यादव को दे करके महाराष्ट्र की पिच को ठीक करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। पहले दावा ये किया गया था कि अखिलेश यादव में और राहुल गांधी में आ चुकी है दरार, गठबंधन हो चुका है बिल्कुल ब्रेक वगैरह वगैरह, बहुत ऐसे प्राइम शो चलाए गए थे न्यूज़ एजेंसी के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर। लेकिन इससे साफ साफ ये दिखता है कि इन्होंने अपनी महाराष्ट्र की पिच को तैयार कर दिया है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर इनकी हार की सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये भी थी, कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने गठबंधन वहाँ पे नहीं बनाया है। इनको गठबंधन की आवश्यकता थी। अगर एक बार ये गठबंधन या तो सपा के साथ कर लेते, मतलब अखिलेश यादव के साथ कर लेते, या फिर आम आदमी पार्टी के साथ कर लेते, तो शायद बात बन जाती। बाकी दोस्तों अभी भी ना क्वेश्चन मार्क है ईवीएम के ऊपर। जो 20 विधानसभा सीटें हैं वहाँ की, उस पर अचानक से जो ईवीएम मशीन की जो बैटरी पाई गई है और उन सभी ईवीएम मशीन के अंदर जो बीजेपी के वोट दर्ज हुए हैं, इस पर भी एक हैवी इंक्वायरी होनी चाहिए। दोस्तों ये एविडेंस, ये सबूत कोई छोटा बड़ा सबूत नहीं है। अगर इस पर चुनाव आयोग चुप्पी सांध लेता है तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि आखिरकार क्या हो सकता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को बस यहीं देता हूँ पूर्ण विराम। ठीक है, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ। लेकिन आपसे मैं अगेन वही क्वेश्चन करूँगा कि आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, तो अगर आपको भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो गए या फिर किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव हो गए या फिर लोकसभा चुनाव कंडक्ट करवाने हैं, जी हाँ, आप ईवीएम की हेल्प लेंगे या फिर मत पत्रों की हेल्प लेंगे या फिर तीसरा कोई ऑप्शन आपके माइंड में है कि उस माध्यम से मैं अपने भारत देश के अंदर चुनाव करवा सकता हूँ, आप मुझे अपनी गैसिंग पावर, ठीक है, लिख करके टाइप करके पक्का भेज दीजिएगा। धन्यवाद।